नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 52 को। यह आपकी 27 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 6th पार्ट रहेगा, यानी कि इस चैप्टर की ये छठी वर्कशीट रहेगी। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी फैब रेवोल्यूशन की, फरवरी क्रांति के। फरवरी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला था कि जो जार थे निकोलस द्वितीय, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी और रूस में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक अंतरिम सरकार है वो सरकार जो अंतरिम सरकार है वो देश को चलाएगी, प्रशासन व्यवस्था देखेगी। लेकिन फरवरी क्रांति के बाद भी देश में जो उथल पुथल है वो शांत नहीं होती। अक्टूबर में फिर से एक क्रांति होती है। तो आज की इस वर्कशीट में हम उसी अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करेंगे, अक्टूबर क्रांति की बात करेंगे कि अक्टूबर क्रांति क्यों होती है और उसमें क्या कुछ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। रूस में जो अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार में, यानी कि अंतरिम सरकार कौन सी होगी, जो काम चलाऊ सरकार थी कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि देश में किस प्रकार की सरकार बनेगी, तब तक एक काम चलाऊ सरकार का गठन किया गया था। ओके। तो उस अंतरिम सरकार में सेना के अधिकारी, जमींदार, उद्योगपति ये ज्यादा प्रभावशाली थे। यानी कि क्रांति की गई थी बदलाव के लिए। बदलाव का मतलब था कि आम लोग हैं, उनको सरकार में भागीदारी मिले। लेकिन दोबारा से जब सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें फिर से वही लोग ठूंस ठूंस के भर दिए गए। लेकिन उदारवादियों के साथ साथ उनके बीच के जो समाजवादियों ने भी चुनी हुई सरकार के लिए काम किया। लेकिन मुख्य तौर पे ये लोग थे। साथ साथ उसमें कुछ उदारवादी भी थे और कुछ समाजवादी भी थे जो बदलाव चाहते थे, जिन्होंने क्रांति की थी। सार्वजनिक सभाओं में और संघों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। यानी फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ कि एक तो नई अंतरिम सरकार बन गई और दूसरा जो बदलाव आए कि जो सार्वजनिक सभा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे जाड़ने की क्रांति दोबारा से ना हो। 1905 के बाद वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि ऐसे हालात दोबारा ना हो। तो सार्वजनिक सभा समझते हो ना, जैसे रैली निकालना है या आंदोलन करना है, उसके ऊपर रोक लगी हुई थी, तो उस रोक को हटा दिया गया। और जो संघ बनाने के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे वो भी हटा दिए गए कि आप अपने संघ, अपनी यूनियन बना सकते हो। पेट्रोग्राद सोवियत की तरह ही सोवियत हर जगह स्थापित किए गए। जैसे पेट्रोग्राद में सोवियत थी, सोवियत क्या थी, एक तरीके से यूनियन लगा लीजिए। जैसे पेट्रोग्राद जो शहर था वहां पे जो सोवियत बनी थी, वैसे ही पूरे देश में सोवियत बन जाते। अब पेट्रोग्राद की सोवियत विशेष क्यों थी? क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर थे, श्रमिक वर्ग थे, वो वहीं थे। क्योंकि उस वक्त देश में दो ही ऐसे शहर थे, दो ही ऐसे केंद्र थे, सेंटर थे, जहां पर इंडस्ट्रीज थी। एक तो पेट्रोग्राद और दूसरा मॉस्को। तो पेट्रोग्राद में जो सोवियत था, जिसका फैब रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, उसी तरीके से सोवियत है वो हर जगह सेटअप कर दी गई थी। हालांकि चुनाव की किसी भी समान प्रणाली का पालन नहीं किया गया था पेट्रोग्राद में। जो पेट्रोग्राद की तरह ही जो सोवियत बनाई गई थी, तो वहां पर सोवियत का गठन कैसे किया गया, तो उसके लिए एक जैसा कोई नियम नहीं था। आपस में ही जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से पेट्रोग्राद बनेगी और किस तरीके से इन संघों का चुनाव होगा, वो मिलजुल करके तय किया गया। तो ये सब कुछ कब हुआ? फैब रेवोल्यूशन के तुरंत बाद हो रहा था। लेकिन फैब के बाद रूस में बहुत कुछ और भी बदलता है, बहुत कुछ उथल पुथल भी होती है। और ये उथल पुथल क्या होती है, चलिए देखते हैं। 1917 में, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो मुख्य नेता थे व्लादिमीर लेनिन, वो अपने निर्वासन से रूस लौट आए थे। यानी कि उनको देश निकाला दे दिया गया था, देश से निर्वासित कर दिया गया था, क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन अप्रैल में वो वापस लौट आते हैं और जब वापस लौट के आते हैं तो माहौल दोबारा से गर्म हो जाता है। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाए। घोषणा नहीं, एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये उनकी मांग थी। और मांग को भी यूं कह सकते हैं कि ये उनके चुनावी वादे थे। जैसे चुनावी वादे करते हैं ना, हमारे नेता चुनावी वादे करते हैं चुनाव से पहले कि ये किया जाए। और किया जाए का मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे ये। ओके। तो लेनिन है, उन्होंने कुछ वादे किए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये होना चाहिए, और सरकार से डिमांड की कि आपको करना है। जैसे युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। उस वक्त जो तेज चालाक चतुर थे लेनिन, वो समझ रहे थे कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, क्योंकि रूस की हार हो रही थी और उसी के कारण समस्या आ रही थी। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, किसान परिवार से जो सैनिक थे वो किसान नहीं चाहते थे, और उसके कारण महंगाई की समस्या, अनाज की कमी की समस्या बढ़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की, मांग की, डिमांड की कि युद्ध को समाप्त किया जाए।
भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए, कि भूमि जमीन जोतने वालों को, कि भूमि का दोबारा से बंटवारा होना चाहिए और जो किसान वास्तव में खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उनको जमीनें मिलनी चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 उनकी मांग थी। इन्हीं 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है और यही जो अप्रैल थीसिस थी, एक तरीके से उनके चुनावी वादे थे और उसने सारा पासा पलट दिया था। यानी सैनिक थे इनके साथ हो गए, मजदूर इनके साथ पहले से ही थे, किसान भी इनके साथ हो गए और लगा कि लेनिन है वो देश में समाजवाद ला सकता है। और ये जो बड़ी घोषणाएं थी, जो बड़ी मांगे थी, इन्हीं अप्रैल थीसिस कहा जाता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपने नए रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। साथ साथ उन्होंने ये घोषणा भी की कि बोल्शेविक पार्टी का नाम हम बदल के क्या रखने वाले, हम कम्युनिस्ट पार्टी रखेंगे नियर फ्यूचर में। ओके, तो ये सब कुछ हुआ अप्रैल में और इससे माहौल एक बार फिर से गर्मा गया और लगने लग गया कि ये जो सरकार है, अंतरिम सरकार, ये कुछ नहीं करे, हमें लेनिन के साथ जाना चाहिए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री समितियों का गठन किया गया जो उद्योगपतियों के कारखाने चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगी। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि औद्योगिक जो इलाके थे वहां पे फैक्ट्री पे समितियां बनने लगी और वो चाहती थी कि कारखाने कैसे चले, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। ट्रेड यूनियन है, इनकी संख्या में वृद्धि हुई और अंतरिम सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने के लिए मजदूरों के प्रयासों का विरोध किया। जो अंतरिम सरकार थी उसको हालांकि देश की जो व्यवस्था थी उसको तो मेंटेन रखना ही था, तो उन्होंने जो ये रोज की मीटिंग होने लग गई थी, रोज की हड़ताल होने लग गई थी, इसका उन्होंने विरोध किया कि ये सही तरीका नहीं है। कुछ नियम है वो होने चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। अगर हर रोज हड़तालें होने लग गई तो उद्योग काम धंधे वो ठप हो जाएंगे। नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के विशाल प्रदर्शनों पर कड़ाई से दमन किया गया। यानी इसी का फायदा लेनिन को मिलता है। लेनिन मजदूरों के साथ हो जाते हैं और क्योंकि मजदूरों के तरीके उस वक्त उतने सही नहीं थे, सही नहीं ठहराए जा सकते थे जहां रोज हड़ताल होती हो, लेकिन इसका फायदा लेनिन उठाते। लेनिन कहते कि ये सरकार है वो दमनकारी सरकार है, आपको दबा रही है, हम आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। सेना में सिपाहियों की समितियां भी गठित होनी शुरू हो गई, यानी कि सेना में भी इसी तरीके से फूट पड़ जाती है। जो काफी सारे सैनिक थे, ज्यादातर जो सैनिक थे वो युद्ध को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे और उन्हें भी लेनिन का आइडिया सही लगा कि लेनिन सही कहते हैं, युद्ध को समाप्त किया जाए। इस बीच ग्रामीण इलाकों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि लेनिन ने वो आग लगा दी थी और उसी के कारण पूरे समाज में बंटवारे की नौबत आ गई थी। तो उन्होंने बंटवारे से पहले ही आपस में तनातनी, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके थे। इसे संभालने के लिए भूमि समितियों का गठन किया गया, यानी कि समितियां, कारखानों में मजदूरों की समितियां, सेना में सेना की समितियां, किसानों की समितियां, इस तरीके से गठन होना शुरू हो गया और ऐसे लगने लग गया कि देश के हर कोने में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर क्रांति हो रही है। समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या किया, किसानों ने अपने ही लेवल पर जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सितंबर में लेनिन ने किसानों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए चर्चा शुरू कर दी कि सरकार है इसका तो तख्ता पलट दिया जाए, क्योंकि सरकार निकम्मी है, अयोग्य है, ये कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे। सेना, फैक्ट्री और सोवियतों में मौजूद बोल्शेविक समर्थकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए सहमत होने के लिए राजी कर लिया। यानी कि राजी कर लिया कि अब समय आ गया है कि हम जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा करें। अगर हम सत्ता पे कब्जा करेंगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो 16 अक्टूबर को सभी की आम सहमति बन जाती है लेनिन के नेतृत्व में कि हमें क्रांति करनी होगी। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियतों द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया कि हम क्रांति करेंगे। हालांकि घटना की इस योजना को गुप्त रखा गया था कि हम क्रांति किस दिन करेंगे, उसको लीक नहीं किया गया था। यानी कि ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ एक तरीके से छिपा करके रखा गया था कि इस चीज़ों को हम क्लियर नहीं करने वाले। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो जाता है। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू होता है और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। यानी कि 24 अक्टूबर 1917 को क्या होता है कि माहौल कुछ इस तरीके का बन जाता है कि विद्रोह शुरू हो जाता है। अलग अलग जगह पे जो मजदूर वर्ग थे वो हड़तालें करनी शुरू कर देते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। तो यानी कि 24 अक्टूबर को ये मान सकते हैं कि विद्रोह की क्रांति की शुरुआत हो जाती है।
अब प्रधानमंत्री, जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। तड़के ही सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर घेरा डाल लिया, जो वफादार थे, केरेंस्की के साथ थे। और सरकार समर्थक जो सैनिक थे, उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर प्लेस की सुरक्षा के लिए भेजा गया। यानी कि जो सरकार समर्थक थे, उन्हें यह भी कहा गया कि टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करना है, विंटर प्लेस है उसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि सेना में भी फूट पड़ चुकी थी। कुछ लोग लेनिन के साथ थे तो कुछ केरेंस्की के साथ थे। जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उस दिन युद्धपोत औरोरा ने विंटर प्लेस के ऊपर गोलाबारी की और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने कब्जे में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। यानी कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सैनिक आधे लेनिन की तरफ थे तो आधे केरेंस्की के तरफ थे, लेकिन ज्यादातर जो सैनिक थे वो लेनिन के साथ थे। इसीलिए शाम होते होते लगभग जितने भी प्रमुख ठिकाने थे, ऑफिस थे, कार्यालय थे, वहां पर क्रांतिकारी समिति है, जो क्रांतिकारी समिति मतलब जो इनके समर्थन में सैनिक थे, उनका कब्जा हो चुका था। और मंत्रियों ने भी एक तरीके से हैंडओवर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि ठीक है, हम आपको अपनी पावर जो हैंडओवर करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, क्योंकि ज्यादातर इलाकों के ऊपर लेनिन और उनके दल का कब्जा हो चुका था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक होती है। उस बैठक में बहुमत ने बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया। यानी कि जो भी सोवियत मतलब कि जो जितने भी मजदूरों की यूनियन होती है उनकी मीटिंग होती है, उन्होंने बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया कि जो किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है, और इस बात का भी समर्थन किया कि बोल्शेविकों को ही सत्ता संभाल देनी चाहिए। दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मास्को पेट्रोग्राद क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया, यानी कि उस इलाके पे कब्जा कर लिया और अपनी सरकार के गठन करने की शुरुआत कर दी थी। तो ये होता है अक्टूबर क्रांति में, जिसमें देश दो भागों में बंट जाता है, मेनशेविक बोल्शेविक में, सेना दो भागों में बंट जाती है और किसान है वो लेनिन के साथ आ जाते हैं और क्रांति के दौरान एक बार फिर से सत्ता में बदलाव आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसी पर बेस्ड 3 बेहद आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया, ये इस चैप्टर में से आपके एनुअल एग्जाम में 100% रहने वाला है, कंफर्म रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? तो अप्रैल 1917 में, जैसे कि अप्रैल नाम से ही पता चल रहा है, अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। कौन सी 3 मांगे थी? युद्ध समाप्त किया जाए, जो सारी जमीनें वो किसानों के हवाले की जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी कि जमीन का दोबारा से बंटवारा हो। ओके, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। ये 3 मांगे थी। यही 3 मांगे अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। एक तरीके से ये चुनावी वादे थी, किसके? लेनिन के। उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रूस के पेट्रोग्राद में 24 अक्टूबर 1917 को जो घटनाएं हुई थी उनकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक, डिटेल में ज़्यादा डीप भी नहीं जाना कि लेंथी बना दें, तो कुछ पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। ओके, कहाँ पर? लेनिनग्राद, पेट्रोग्राद में। प्रधानमंत्री केरेंस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर को छोड़ दिया। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया। औरोरा नामक जो युद्धपोत था उसने विंटर प्लेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। यानी कि आधी रात आते आते पूरा शहर बोल्शेविकों के कब्जे में आ चुका था। तो ये प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राड में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया गया कि विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन का जीवन वृत्त लिखिए। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ पे वो हमें बताने। व्लादिमीर इलिच उलियानोव उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 1870 में 22 अप्रैल को वोल्गा नदी के किनारे बसे सिम्ब्रिस्क शहर में हुआ था। ओके, अगर इतना भी नहीं बताना चाहते तो आप सिंपल लिख सकते हो कि लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ था, काफ़ी रहेगा। पढ़े लिखे और रईस परिवार में जन्मे व्लादिमीर बाद में दुनिया में लेनिन के नाम से विख्यात हुए थे। वो स्कूल में पढ़ाई में अच्छे थे और आगे जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और यूनिवर्सिटी में वो क्रांतिकारी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आगे चलकर
लेनिन ही रूसी क्रांति के, अक्टूबर क्रांति के सूत्रधार बनते हैं, उसकी कड़ी बनते हैं, उसके आर्किटेक्ट बनते हैं। 1924 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनकी विचारधारा का प्रभाव आज भी पूरे विश्व में देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी। वर्कशीट थोड़ी सी हमने लेट पब्लिश किया क्योंकि आज वर्कशीट का लिंक लेट आया था और उसके बाद मुझे स्कूल जाना होता है, क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, तो इसलिए आज हम इस वक्त आपको ये वर्कशीट दे दें। हालांकि कल की वर्कशीट आपको जल्दी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।